इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। तो शेयर बाजार की ऐतिहासिक गिरावट, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आम लोगों की असंख्य तकलीफों पर जवाब देने से बचने का एक अच्छा बहाना मोदी और बीजेपी को तब मिल गया जब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ कर दी। एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधा क्या मांगे या अंधा क्या चाहे, दो आंखें। और यहां वही कहावत वाली जो बात है वो सच हो गई, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा ऐसे ही मौकों की फिराक में रहती है जब उसे ध्यान भटकाने का मौका मिले। अभी महाराष्ट्र में कल तक बीजेपी सरकार पर धनंजय मुंडे मामले की तलवार लटक रही थी। कल मुंडे का इस्तीफा हो गया। उससे पहले रक्षा खड़से की बेटी से छेड़छाड़ का मामला गर्म था, तो बीजेपी से जवाब देते नहीं बन रहा था। अब बीजेपी फिर हिंदुत्व की पिच पर आकर जोरदार सियासत करने में लगी है। अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है और इस पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक अबू आजमी का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी तो सीधे इलाज करने की बात पर आ गए हैं, यानी बीजेपी से पहले खुद इंसाफ करने में यकीन रखती है। कम से कम योगी की बातों से तो ऐसा ही लगता है। और योगी की बातें, ये सिर्फ अबू आजमी वाला या औरंगजेब वाला मामला नहीं, बल्कि कई मामलों में हम लोगों ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ सीधे बुलडोजर भेज देते हैं और उनके पीछे पीछे बहुत दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी हम लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस पर गहरा तंज कसा है, बल्कि एक के बाद एक 3 ट्वीट करके अखिलेश यादव ने बीजेपी का भविष्य भी बता दिया है। अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपको हम बताना चाहते हैं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, 46 में 56 वालों की उल्टी गिनती जारी है, आने वालों की तो गिनती बढ़ती गई, जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साधी है। ये जो है, इसमें कुंभ नंबर्स 46 करोड़ और इसमें स्टैम्पीड नंबर्स 30। ये जो है वो कैसे, माफी चाहूंगा, 66 करोड़ और कैसे यहां पर 30, मात्र 30 कुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें। इस एक कैरिकेचर से अखिलेश यादव ने बता दिया है कि कुंभ में आने वालों की गिनती तो तब खूब की गई, लेकिन जाने वालों यानी जो दुनिया से चले गए उस भगदड़ में, उन पर अब तक चुप्पी साधी है। मतलब साफ है कि अखिलेश इतनी आसानी से कुंभ की भगदड़ मामले में बीजेपी को बख्शेंगे नहीं, ये साफ दिखाई दे रहा है। उससे पहले अखिलेश यादव ने योगी को जवाब दिया था और उन्होंने क्या कुछ लिखा था। वो लिखा था उन्होंने कि जब आपन कुर्सी हिले, ये देखिए अवधि में लिख रहे हैं, जब आपन कुर्सी हिले तभी मन का आपा खोए, ऊका औरन के इलाज करे जो खुदई बीमार होए। ये साफ साफ कह रहे हैं, ऊका औरन के इलाज करे जो खुदई बीमार होए। यानी यहां पर साफ साफ दोहे के अंदाज में अखिलेश यादव ने इस जवाब पर, उनका जो ये जवाब है, इस जवाब पर बीजेपी अब क्या कहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। और उससे पहले जब अबू आजमी का निलंबन हुआ तब अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक के समर्थन में आए और उन्होंने उस समय भी लिखा ट्विटर पे या एक्स पे कह लें कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल रखें, आजाद ख्याल कहें आज का, आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये दरअसल अखिलेश यादव पिछले दिनों नहीं चाहिए भाजपा से पहले एक सेंटेंस ऐसा लिखते हैं और उसकी तुकबंदी करते हैं, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि उस दिशा में अपने आखिरी सेंटेंस को ले जा रहे हैं जो शायद 2027 तक, यानी 2 साल बाद जो वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वो इनका टैगलाइन बने या इनका स्लोगन बने अखिलेश यादव की पार्टी का।
अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट से जाहिर कर दिया है दोस्तों कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। बहरहाल अब अबू आजमी के निलंबन के बाद और खुद उनकी सफाई आने के बाद बीजेपी इस मामले को कितना खींच पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि औरंगजेब पर बातें करके बीजेपी अपनी नाकामी नहीं छिपा सकती। अबू आजमी ने अपनी सफाई में जो कहा है उसे भी आइए सुन लेते हैं। अबू आजमी साफ साफ अपनी सफाई में जो बातें कह रहे हैं जरा उनकी जुबानी सुनिए। लोगों का नाम भी लिया जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला और देखिए प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूँ। मुझे महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैंने तो जो चीज़ें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है जो है, और अगर मैंने जो बोला है वो गलत है तो जिन लोगों ने लिखा है जो आजकल भाषण करते फिरते हैं उनसे क्या कार्रवाई है? उनसे आपने पूछा क्या कि आप कैसे गलत बातें बोल रहे हैं? जो सही बातें, अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस पर रुकवा डालिए, उस पर केस फाइल कीजिए आप। मैंने उनकी जो हिस्टोरियन है उनकी कही हुई बातों को दोहराया तो मेरे ऊपर कैसे केस हो सकता है? आपने कहा कि लीगल लड़ाई लड़ूंगा मैं, मुझे सस्पेंशन के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं देखूंगा इसमें क्या रास्ता हो सकता है। नाइंसाफी अगर इसी तरह से होगी, मैं समझता हूँ। देखिए ये सिर्फ क्यों हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ना वो हर चीज़ ढूंढती है कि मुझे इससे फ़ायदा कितना होगा। कानून सही क्या है? कुछ नहीं, हर चीज़ ले जाते हैं कि ये ऐसे इशू लाओ जिससे हमको फ़ायदा हो जाए। पोलराइज करने की बात है, लेकिन सच्चाई पे चलना चाहिए। जो हिस्ट्री सही है, जो देश की जो सच्चाई है वो सामने अगर कोई बोलता है तो इस तरह से उसके साथ जुल्म जाती तो नहीं होना चाहिए। आपके समर्थन में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि किस तरह से क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे समर्थन में बात किया है कि जो सही बातें हैं, सही बात तो समर्थन सबको करनी चाहिए। आपने सफाई दी कि जो औरंगजेब है वो क्रूर शासक नहीं थे, वो मेरा स्टेटमेंट में वापस मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूँ कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन और गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ। जान से क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। तो इन चीजों को लेकर के असेंबली चले, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूँ भाई, स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है अपने एरिया के, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें खराब है, गटर खराब है, स्कूल का प्रॉब्लम है, अस्पतालों का प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन करें या इस सब पे टाइम वेस्ट करें। इसलिए मैंने अपना स्टेटमेंट वापस किया। सर एक आखिरी तो सुन रहे थे यहां पर सीधा अबू आजमी अपनी बात कह रहे थे, और क्यों इन्होंने अपनी बात जो कही थी औरंगजेब पर वो बात वापस ली है ये भी बता रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए, न कि मेरे इस मसले पे जो मैंने कहा औरंगजेब को लेकर उस मसले पे वहां व्यवधान हो। और इसलिए मैंने अपनी बात वापस ली, न सिर्फ बात वापस ली बल्कि मुझे स्पीकर साहब ने निलंबित भी कर दिया है। खैर यहाँ अबू आजमी चाहते हैं कि विधानसभा जो है वो चले। बीजेपी ने दोस्तों अपनी आपदा में अवसर औरंगजेब के बहाने तलाशा तो है, लेकिन क्या इसमें उसे राहत मिल पाएगी ये देखना होगा। वैसे इधर बिहार में भी, जी हां बिहार चलें थोड़ा, और बिहार में भी तेजस्वी यादव के कारण बीजेपी की आपदा जो है वो बढ़ती जा रही है। कल नीतीश कुमार ने लालू जी पर बयान दिया तो अब तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया है और एहसान भी जता दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुन लीजिए। सीधे निशाना आज नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। सामने सर, ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया उनके पार्टी को बचा करके। ये सच्चाई है। कैसे भूल जा रहे हैं सब? अब देखिए, अब सिस्टम ही जो है बीमार हो चुका है, सरकार ही बीमार हो चुका है।
खटारा हो चुका है, रिटायर्ड हो अधिकारियों के साथ टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? तो सुन रहे थे आप यहाँ साफ साफ कि 2 बार तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को यानी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। खैर यहाँ बिहार की सियासत और उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में यानी इस साल के अंत तक बिहार पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि वहां इसी साल चुनाव है और अकेला चुनाव बिहार में ही है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा। और इसलिए भी ज्यादा चर्चा क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू जो हैं एक बैसाखी के रूप में यहाँ केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। जिस दिन नीतीश बाबू चाहें उस दिन शायद नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़े, इसलिए भी उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। खैर बीजेपी इन सियासी हलचलों में उलझती हुई दिख रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो औरंगजेब का मामला हो या बिहार का मामला या उत्तर प्रदेश का मामला। वही चुनाव आयोग की बात करना जरूरी है। चुनाव आयोग अब खुद को बीजेपी की उलझन से बचाने में लगा हुआ है। आपको यह सेंटेंस सुनकर जरा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच है दोस्तों कि अब चुनाव आयोग खुद को बीजेपी की उलझन से बचाने में लगा हुआ है, या उसे अब विपक्ष के आरोपों में दम नजर आने लगा है। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2 दिन की चुनाव आयोग की बैठक ली और अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि वो राजनीतिक दलों से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें और प्रक्रिया के तहत समाधान निकालें। चुनाव आयोग ने यह फैसला ममता बनर्जी की धरने वाली धमकी के बाद लिया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं यहां धरने पे बैठ जाऊंगी अगर चुनाव आयोग ने वहां एपिक नंबर में जो गड़बड़ियां की हैं उसको ठीक न करे तो। इसके अलावा तमाम तरह की गड़बड़ियों को अगर चुनाव आयोग ठीक न करे तो मैं धरना दे दूंगी। इसके बाद यहां 2 दिनों की बैठक हुई पूरे देश भर के चुनाव अधिकारियों के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक, और उस बैठक में साफ साफ कहा गया है कि आप यानी अधिकारीगण जितने हैं चुनाव आयोग के, आप मिलिए, उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से, प्रमुखों से मिलिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। इसीलिए माना जा रहा है कि अब विपक्ष का दबाव रंग लाने लगा है। तो क्या इस रंग का असर बीजेपी पर भी पड़ेगा? लेकिन उससे पहले जब चुनाव आयोग की बात हम कर रहे हैं तो हरियाणा की बात करना यहां लाजिमी है। महाराष्ट्र की बात हम कर लिए, हरियाणा को लेकर आज एक अहम बैठक हुई। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस पार्टी चुन नहीं पाई है। बीके हरिप्रसाद देखिए वहां के प्रभारी, और आज बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा को लेकर, जरा ये सुन लीजिए बीके हरिप्रसाद की जुबानी, सुनिए। आज हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग बुलाया था। वो असेंबली चुनाव से पहले स्टीयरिंग कमेटी बुलाए थे। खासतौर हम लोग बेलगाम वर्किंग कमेटी मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए थे, और 10-15 दिन पहले जो नए चुने हुए ऑफिस बेयरर्स के साथ जो मीटिंग हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारा लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी के साथ, उसके तहत कुछ कार्यक्रम हम लोग आयोजन किया है। जो बेलगाम वर्किंग कमेटी में जो निर्णय लिया था, हम लोग जो संविधान बचाओ पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा, वो 26 जनवरी 25 से लेकर 26 जनवरी 26 तक प्रदेश, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायती स्तर पर, गांव-गांव में पदयात्रा चलना है। इसके तहत क्या करना है करके हम काफ़ी लोगों से बातचीत किया। उसके बाद जैसे बेलगाम में भी डिसीजन हुआ था 2025 पूरे साल संगठन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेकर पंचायत तक संगठन को पूरा संगठित करने के लिए कार्यक्रम जो तय किया था, उसके तहत स्टीयरिंग कमेटी के साथ हम बैठ के काफ़ी सुझाव इन लोगों से सुना। सारे हमारा सीनियर लीडर्स आए थे, सब अपना अपना सुझाव दे के गए हैं। उसके तहत पूरा हरियाणा में हम लोग जो पीसीसी को संगठन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरा संगठित होकर हम काम करेंगे।
तो साफ साफ यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग संगठित होकर कैसे काम करेंगे पूरा ये साल और अगले साल तक, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, ये तमाम बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं हरियाणा को लेकर। हरियाणा में एक बहुत बड़ा झटका लगा था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उम्मीद थी कांग्रेस को कि इस बार वो सत्ता पर काबिज होगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था बीजेपी के सामने, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। और कांग्रेस पार्टी के नहीं जीतने का यहाँ कारण कुछ और भी था, और जिसमें वोटर लिस्ट, ईवीएम और चुनाव आयोग की नाकामी साथ साथ अगर जोड़ा जाए तो इन नाकामियों में उनका साथी बीजेपी और इन सब के कारण भी कांग्रेस पार्टी यहां नहीं जीत पाई थी। अब कांग्रेस मजबूती के साथ यहां अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ बिहार, तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश और चौथी तरफ उधर महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है। और उसमें अबू आजमी का एक बयान, औरंगजेब, और दिन भर चर्चा औरंगजेब की। क्या तमाम असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में इस मसले को सामने लाया जा रहा है या कुछ और है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक कैसे उलझी हुई है सरकार। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। भारत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, आपसे समझूं ये अचानक औरंगजेब साहब आ गए, उनकी चर्चा खूब होती रहती है। जब जब जरूरत पड़ती है औरंगजेब को, कभी किसी और को सामने ले आती है बीजेपी। और इस बार अबू आजमी माफ़ी मांग ली है, उसके बाद भी अबू आजमी जो हैं वो किनारे बैठ गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत ज़्यादा गरमाई हुई है। योगी जी तो ठोकने ठाकने की बात कर रहे हैं, सुनील शुक्ला जी और बेहतर बताएंगे। और वो हमेशा ही ऐसी ठुकाई कर देते हैं, करें ना करें लेकिन कहते ज़रूर हैं कि हम बता देंगे, आ जाओ यहाँ। ये उत्तर प्रदेश में होता क्या है समझ में नहीं आता। हालांकि हम लोग भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है। बड़ी हिम्मत करके कह रहा हूं, योगी जी सुन लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजीव जी, अब तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाबर का नाम हलाते थे जी। माना कि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बाबर विदेशी था, भारत में आक्रांता था, लेकिन उसके बाद उसकी सारी औलादें हिंदुस्तान में ही पैदा हुई, इसी सरजमीन हिंदुस्तान में दफन हो गई। बाबर के बाद औरंगजेब तो बहुत बाद का है। औरंगजेब से तकलीफ नहीं है, उन्हें तकलीफ मुसलमान नाम से। औरंगजेब से तकलीफ होती तो उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि औरंगजेब भारत के इतिहास का, प्राचीन काल को छोड़ दें तो उसके बाद के इतिहास का, मध्यकाल और मुगल काल का ऐसा बादशाह था जिसके मातहत, जिसके नियंत्रण में सबसे ज्यादा बड़ा भूभाग था भारत का। औरंगजेब के समय दुनिया की अर्थव्यवस्था में, दुनिया की जीडीपी में भारत का 27% योगदान था। उसके अपने दरबार में तमाम सारे हिंदू मंत्री थे, मानसिंह जैसे उसके सिपह सालार थे, बड़े बड़े नाम हैं, कहां तक नाम लिए जाएं। क्योंकि हमारे देश का इतिहास, राजाओं का इतिहास, उनके युद्ध, उनकी लड़ाइयां धर्म के आधार पर नहीं थी। वो राज्य विस्तार के लिए थी, अपना सिंहासन बचाए रखने के लिए थी, या सिंहासन हासिल करने के लिए थी। अगर इतिहास में इस तरह जाएंगे कि औरंगजेब ने अत्याचार की, एक फिल्म के नजरिए से लोगों का खून खौलेगा, तो मैं पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर मैंने एक मैटर टाइप कर रखा है, हर जगह वही चिपका देता हूं। मैं याद दिला देता हूं कि सम्राट अशोक, जिसका राज चिन्ह हम धारण किए हुए हैं, वो अपने सगे भाइयों को मारकर सिंहासनारूढ़ हुआ था। कहां से शुरू करेंगे? सारे राजा, पुलकेशन द्वितीय, हर्षवर्धन और आधुनिक काल तक सारे राजा एक दूसरे से लड़ते थे। और अगर इससे भी पीछे चले जाएं, त्रेता और द्वापर में चले जाएं, तो इन लोगों को कष्ट नहीं होता कि कंस ने अपनी सगी बहन के नवजात शिशुओं को निर्ममता से उछालकर मार दिया।
हम लोगों ने टेलीविजन पे वो सब देखा है, दूरदर्शन पर सीरियल आता था महाभारत और रामायण। असल में तकलीफ है ना औरंगजेब से नहीं है, सिर्फ मुसलमान शब्द से है, उसके मुसलमान होने से। वरना राणा सांगा के पिता उदय सिंह ने अपने पिता राणा कुंभा को तलवार से मारकर उनकी हत्या कर दी थी, सिर्फ सिंहासन के लिए। उस वक्त राणा कुंभा पूजा कर रहे थे, एकलिंग भगवान उनके आराध्य थे, मंदिर के सामने बैठकर ध्यान मग्न थे। उनके सगे बेटे राणा उदय सिंह कौन? राणा सांगा के पिता। तो अगर इतिहास की राख को इस कदर इस तरह कुरेदेंगे तो इससे धूल के सिवा कुछ नहीं उड़ेगा। अब आते हैं संवैधानिक मुद्दे पर। राजीव जी, भारत के संविधान की किस धारा में, किस अनुच्छेद में, संसदीय प्रक्रिया की किस प्रावधान में लिखा है कि कोई विधायक औरंगजेब का जिक्र करे तो उसको विधानसभा से निलंबित कर दिया जाएगा? इस देश की संसद में वे लोग बैठे हैं जो गॉडसे की तारीफ करते हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभिजीत बनर्जी ने एक टेलीविजन डिबेट में गॉडसे और गांधी जी की तुलना करने के सवाल पर मुंह मोड़ लिया था, यानी वे गॉडसे के पक्ष में खड़े थे। आज वे संसद में मोदी जी के साथ बैठे। ऐसे न जाने कितने लोग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश भेज दो, हम इलाज कर देंगे। इलाज की जरूरत तो बहुत सारे लोगों को इस देश में जी, बहुत सारे लोगों को। और सच में हमारे देश में मनुष्य की मनोदशा को लेकर वैसी चिंताएं नहीं की जाती हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तभी वे इस तरह की बातें करते हैं। कोई मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के विधायक को बुलाकर कैसे ठीक कर देगा? ठीक करने की क्या परिभाषा होगी? क्या वो कोई अपराधी है कि उसकी जीप पलट जाएगी रास्ते में? क्या वो कोई जघन्य हत्यारा है कि आप उसका एनकाउंटर कर देंगे उत्तर प्रदेश बुलाकर? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति घृणा पर आधारित है, हिंदू मुस्लिम नफरत पर आधारित है। उसी नजरिए से एजेंडा फिल्में बन रही हैं। लोगों की भावनाओं को इस तरह उद्वेलित किया जा रहा है। मैं फिर पूछ रहा हूं कि जो जुल्म संभाजी महाराज पर हुआ, स्क्रीन पर देखा गया, तो लाल रंग का खून निकला। तो लाल रंग का खून तो राणा कुंभा को भी निकला होगा जब उनके बेटे ने तलवार घोंपी थी उन्हें। महाभारत युद्ध में अक्षौहिणी सेनाएं महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में मारी गई थी। हमने वो तीर पर जाते हुए नरमुंड देखे हैं। दोनों सेना एक दूसरे के महारथियों को, रथी महारथी मारे जाते थे, किसी को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वे सब सनातनी थे, एक दूसरे को मार रहे थे। पांडवों ने अपने सगे चाचा ताऊ के 100 भाइयों को मार दिया। अक्षौहिणी सेनाएं मारी गई। अक्षौहिणी को गिनती में बदलेंगे तो हमारे दर्शक तय कर ले माने कितनी संख्या हुई जी। तो कुल मिलाकर राजनीति का ये जो विमर्श है, जहां औरंगजेब इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि 100 लाख करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंज में डूब गए, कोई चिंता करने वाला नहीं। एक प्रवक्ता ने मुसलमान है इसलिए एक खिलाड़ी के मोटापे को लेकर कुछ सवाल उठा दिए तो राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गया। जबकि इसी देश में देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों की एक मनोविकार है, एक मानसिक बीमारी है छोटे बच्चों की, उसको लेकर कितना अभद्र बयान दिया था। एक कार्यक्रम में कितनी बुरी बात कही थी। किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा कि ये कितना अमानवीय कृत्य है कि देश का प्रधानमंत्री अबोध बच्चों की बीमारी को लेकर, उनकी मानसिक दशा को लेकर खिल्ली उड़ा रहा है, देश का प्रधानमंत्री। लेकिन एक प्रवक्ता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, वो मुसलमान है, इसलिए मोटापे पर सवाल करे तो आप पाकिस्तान में ले आएंगे उसको। ये बेहद घृणित राजनीति है राजीव जी। समाज और देश के असली मुद्दों पर बात करने के बजाय औरंगजेब और खिलाड़ी के मोटापे पर सवाल करना राष्ट्रीय विमर्श बन गया है, क्योंकि इन लोगों के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। योगी जी के बाकी दावों पर हम दूसरे चरण में चर्चा करेंगे कि किसी नाविक के परिवार ने 30 करोड़ कमा लिए, 67 करोड़ की गिनती हो गई, 3 लाख करोड़, 130 नावों से सवारी करवाए, 30 करोड़ कमा लिए, 30 करोड़ कमा लिए, 3 लाख करोड़ का कारोबार हो गया। जीएसटी में कहीं अता पता नहीं। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी ग्वालियर में वही बयान दोहरा रहे थे कि कुंभ में 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना,
झूठ ही भोजन झूठ चबे ना, बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। इतने कठोर लोग हैं ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, झूठे ही लेना झूठे कुंभ ही देना। मिला, मृत्यु मिला, चीटिंग मिला। भारत शर्मा जी, औरंगजेब पे आ जाएं, जिनकी कहानी हमने शुरुआत की है। मुझे याद है एक हम लोगों ने एक छोटा सा उपन्यास छापा था शायद इसी मसले पे, लेकिन खैर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन देश के हालात और इस पे चर्चा की जगह औरंगजेब पे अगर चर्चा करें, लाखों करोड़ रुपए डूब गए शेयर बाजार में, जो महंगाई, बेरोजगारी और रेसिप्रोकल टैरिफ, और कल भी पहला भाषण था उधर ट्रंप का, याद कीजिए, उसकी खूब चर्चा है। और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भारत का नाम ले रहे हैं अपने भाषण में भी, और उसमें कह रहे हैं कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है और मार्केट डाउन है हर तरह से, बहुत बुरा हाल है। मैन्युफैक्चरिंग पिछले 6 महीने में डाउन है, सब कुछ डाउन है। लेकिन बात करेंगे हम औरंगजेब की। एक ने कह दिया, उसके बाद हम इलाज करने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। बीजेपी ऑल सेक्टर फेल, ऑल्सो अनम्यूट फेल। कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए भरत जी। जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भारत जी, आवाज नहीं आ रही है। शायद थोड़ा चेक करवाइए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे। जी नहीं आ रही है। दोबारा आपके पास आते हैं, दोबारा आते हैं आपके पास। पंकज चतुर्वेदी जी जरा इसी मसले को प्लीज आगे बढ़ाते हैं। जैसे राकेश भाई ने बताया कि अखंड भारत बनाने का जो पूरा आज सपना देखते हैं वो साकार औरंगजेब ने किया था। देखिए, औरंगजेब एक शासक था और 5वीं पीढ़ी में आने के बाद वो भारतीय शासक था, मुगल उसका वंश था। ठीक है, अब आप सोचिए कि 1658 से 1707 तक, यानी 49 ईयर जो आदमी शासक रहा, शायद मुझे लगता है कि भारत ने विश्व के इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक रहे होंगे जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पे लगभग 50 साल लगातार शासन किया, और वो भी उस पोजीशन में कि अफगानिस्तान से लेकर सिलोन तक वो अखंड भारत। खैर, एक राजा में जो अच्छाई होती बुराई होती वो सब औरंगजेब में होगी। औरंगजेब को अभी मसला वो बना रहे हैं कि औरंगजेब ने सिख गुरुओं का के साथ में ज्यादती की थी। जाहिर है कि उन सब चीजों का को लेकर औरंगजेब के न तो कोई समर्थन में है न कोई विरोध में, उसके कुकृत्यों का सभी विरोध ही करते हैं। अब आप देखिएगा अबू आजमी ने कहा क्या था। अबू आजमी ने किसी भी किताब का उल्लेख किया है, जिसकी किताब का उल्लेख किया है वो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, उनसे उनका कोई विरोध नहीं है। आप उन लोगों का भी विरोध नहीं कर रहे हो जिन लोगों के कुल के लोगों ने औरंगजेब की 2 हिंदू पत्नियों को दिया था। वो किस कुल से आई थी? उदयपुरी कहां से आई थी? जो नवाब बाई थी वो कहां से आई थी? यदि उन कुल के लोगों को देखो तो अभी वो भूरी पहन पहन के घूम रहे हैं। और उससे पहले भी अकबर के आगे भी जो थी, तो मुझे शासन करने दे, मैं अपनी लड़की दे दूंगा, तो कौन लोग थे वो लोग? और आप देखिए, औरंगजेब को तो गाली रख रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने जलियांवाला बाग के जनरल ओ डायर के बारे में कभी कोई चर्चा करते नहीं सुना होगा आपने इनको। पुलवामा कांड की चर्चा कीजिए। उन लोगों की चर्चा ही नहीं करते जिन्होंने चरण पादुका में गोली कर चलवा दी थी, उनकी वो चर्चा ही नहीं करते हैं। जो टोना का साई घर सागर में जिन लोगों ने लोगों को मरवा दिया था, तो उन लोगों की चर्चा ही नहीं करते। इन्हें जबलपुर के झंडा आंदोलन पर लाठी चार्ज करा दिया था। औरंगजेब चाहिए इनको। और ईमानदारी की बात यह है, कई बार मुझे लगता है बहुत सारे प्लांटेड होते हैं। अबू आजमी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। ये सब लोग ये जितने हैं ना, जो एक्सट्रीम चरम संधि मुसंधी एक होता है जो हम कहते हैं, तो ये चाहे ओवैसी हो चाहे आबू आजमी हो, इनके चरित्र एक से ही होते हैं। ये कभी भी, यानी कोई मुद्दा खड़ा होगा उसके अंदर जैसे जो होता ना कि न्यूसेंस क्रिएट करना, जैसे केजरीवाल था अभी तक, वो वैसी है।
ये सब लोग क्या है कि जब अचानक आप राजनीति मुद्दों पे लाने लगोगे तो अचानक ये कुछ न कुछ टपका देंगे, बीच में टपकेंगे। और ईमानदारी की बात ये, हम इस देश का आज की पोजीशन में हम कितनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ शेयर मार्केट के गिरने का मतलब होता है कि मध्यम वर्ग के लोगों का हैंड टू माउथ हो जाना। हम इतने बड़े कोलैप्स से गुजर रहे हैं। आपके सामने संकट खड़ा है कि नेक्स्ट 5-6 मंथ में हमारी जो ग्रेन प्रोडक्टिविटी उस पर इंपैक्ट होने वाला है। हमारे सामने बड़ा सूखा सामने खड़ा हुआ है। हम इन सब पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम शेर बिल्ली कुत्ता को दूध पिला रहे हैं। भाई, उससे मेरे देश को क्या मिल रहा है? ईवीएम की चर्चा कीजिए, जीडीपी की चर्चा यदि कीजिए, आप डेमोक्रेसी की चर्चा कीजिए, जो चिड़ियाघर करेंसी की वैल्यू की चर्चा कीजिए, तो मेरे को क्या मिल रहा है, इस देश को क्या मिल रहा है? और आप पुलवामा कांड की चर्चा कीजिए, गुजरात कांड की चर्चा कीजिए। वो बीजेपी वाले सब लाई है। हर समय फूट डालो राजनीति, राज करो की नीति में काम कर रहे हैं। मणिपुर की स्थिति आज भी विस्फोटक है। ईवीएम स्कैम की वो परिस्थिति बहुत बड़ी विकट है। और वहां पर जैसे ही अमित शाह ने बोला कि सभी रास्तों से फ्री और फेयर लोगों को आने जाने की परमिशन होना चाहिए, पूरे कुकी जो इलाके में लगभग हड़ताल हो गई है कि जब तक हमारे राइट्स, उन्होंने 8 मुद्दे रखे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इलाके में फ्री और फेयर लोगों को आना जाना नहीं रखेंगे। मणिपुर के बड़े हिस्से में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं जो म्यांमार पे बाढ़ लगाने के खिलाफ हैं। वो लोग मिजोज और जोज हैं जिनके सदियों से इंटर कंट्री रिलेशंस चलते रहे। मजेदार चीज आप देखिए, मणिपुर शरीफ जगह में 12वीं का पर्चा लीक हो गया, मध्य प्रदेश में 8वीं का पर्चा लीक हो गया, हरियाणा में 10वीं का पर्चा लीक हो गया। हर राज्य में जहां पर 2-3 इंजन थे, सब इंजन लीक कर रहे हैं। सब जगह बीजेपी फेल है, ऑल सेक्टर फेल के पर्चे लीक कर रहे हैं। इतनी बड़ी शर्म की बात है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। और राजनीति जो आज सबसे बड़ा एक मुद्दा देश के सामने खड़े हो रहा है, जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवाइडेशन हो रहा है, यह मोदी जी की हरकतों के कारण हो रहा है। अकेले त्रिभाषा फार्मूला या हिंदी फार्मूला नहीं है उसका मसला। उसका मसला ये है कि नॉर्दर्न इंडिया के लोग, यूपी, बिहार और गुजरात के और मध्य प्रदेश के लोग खूब बच्चे पैदा करें, खूब बेरोजगारी करें और वहां पे लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। और जिस राज्य के लोग फैमिली प्लानिंग पे काम करें, जहाँ के लोग एजुकेशन पे काम करें, जहाँ के लोग बेहतर लाइफ स्टाइल पे काम करें, वहां की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। यदि यह मुद्दा हो गया, 135 सीटें जो साउथ इंडिया की हैं, वो इस मसले के ऊपर मोदी जी को बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। जिन राज्यों में अभी थोड़ी बहुत इनकी बची हुई है ना, वहां पे ये निकलने लायक भी रहेंगे। क्योंकि और ये अकेले राजनीति का मुद्दा नहीं, ये देश में विदेश वाला मुद्दा फैल जाएगा कि भाई मैंने ज्यादा बच्चे पैदा करिए, मेरा बड़ा राज्य है, तो मुझको ज्यादा लोकसभा सीटें मिलेंगी। कल तो आप साउथ से मिनिस्टर भी कहोगे, साउथ से दावा खत्म हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो वो केवल इसलिए कि अच्छे एजुकेशन के लोग तैयार करें। लोग वो व्हाट्सएप पे बहुत आता है कि तमिलनाडु का लड़का है, कर्नाटका का लड़का है, वो विदेश जाएगा, इंटरनेट पे काम करेगा, कंप्यूटर पे काम करेगा, और यूपी का क्या करेगा, कांवड़ उठाएगा, है ना, कुंभ में जाके नहाएगा, और बाकी फिर मुख्यमंत्री हैं जो सबको ठीक करते रहते हैं, जिसकी पुलिस मुंह से ही ठाए करके एनकाउंटर कर दी थी। तो इस देश को ये बड़े संकट में ढकेल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर से आप स्थिति देख लीजिए, साउथ की स्थिति देख लीजिए, महाराष्ट्र की आप स्थिति देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। यदि अभी जिस पे चर्चा नहीं हो रही है, दिल्ली